हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पिछली बार मैं आपसे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात कर रही थी, जहां पर उन्होंने पी प्लांट्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स की इनहेरिटेंस को साइमल्टेनियसली इकट्ठे ऑब्जर्व करने की कोशिश की। तो उन्होंने जब सीड शेप और सीड कलर इन दोनों कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस का पैटर्न देखा तो उन्होंने पाया कि राउंड येलो सीड्स वाले एक प्लांट को रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वाले दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करने पर F2 जनरेशन में 4 अलग अलग तरह के फिनोटाइप उन्हें नजर आ रहे हैं। अपने पेरेंट्स की तरह राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन प्लांट्स तो हमारे पास थे ही, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स थे, कुछ ऐसे भी प्रोजेनी थे F2 जनरेशन के अंदर जिनके पास कलर तो येलो था लेकिन शेप उनकी रिंकल्ड थी। उसी तरह से ग्रीन कलर वाले भी राउंड शेप शो कर रहे थे। तो इससे हमें ये पता लगा कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि सीड शेप और सीड कलर दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। अलग कैरेक्टर्स हैं तो ये अलग जीन्स के कंट्रोल में होंगे। इनको कंट्रोल करने वाले जो पेयर्ड फैक्टर्स हैं उनका आपस में कोई भी लेना देना नहीं है, और इसीलिए F2 जनरेशन के अंदर ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर रिकॉम्बिनेशन कर पा रहे हैं। हमारे पेरेंट के पास सीड जब राउंड शेप की थी तो उसका कलर येलो था, और सीड जब ग्रीन कलर की थी तो उसकी शेप रिंकल्ड थी। लेकिन हमारे प्रोजेनी के अंदर हमने देखा कि इनका रिकॉम्बिनेशन हो गया। ग्रीन कलर की सीड भी अब राउंड शेप शो कर रही थी और हमारी येलो कलर की सीड भी रिंकल्ड हो गई थी। कहने का मतलब ये कि ये दोनों जीन्स आपस में किसी तरह से लिंक्ड नहीं है, आपस में इनका कोई एसोसिएशन नहीं है, और इसीलिए इस तरह के नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन, नए नए कॉम्बिनेशन हमको इस क्रॉस में देखने को मिले। इसी को हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रूप में पढ़ा, जो कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट करने के बाद F2 जनरेशन में जो रेशियो देखा था उसके बाद हमें दिया था। लेकिन जिस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के केस में हमने देखा था कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस गलत साबित हो जाता है, टूट जाता है, वैसे ही यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किन किन केसेस में टूटता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने स्नैपड्रैगन के फ्लावर कलर का एग्जाम्पल लिया। को डोमिनेंस में हमने ह्यूमन बींग्स की ABO ब्लड ग्रुपिंग का एग्जाम्पल लिया। उसी तरह से एग्जाम्पल सहित अब यहाँ पर समझते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ कैसे टूटा और क्यों टूटा। सो लेट्स बिगिन। Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. अब मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाइज पर, ड्रोसोफिला पर काम किया था, ये तो हम जानते ही हैं। The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in peas. For example, Morgan hybridized yellow-bodied white-eyed females to the brown-bodied red-eyed males. तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, जैसे कि मेंडल ने सीड शेप और सीड कलर लिया था, यहाँ पर उन्होंने बॉडी का कलर और आई कलर ले लिया और ऐसे ड्रोसोफिला को आपस में क्रॉस किया। एक तरफ येलो बॉडी और वाइट आई वाली फीमेल थी, दूसरी तरफ ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल्स थे, एंड इंटर क्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। तो F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड्स इनको मिले, जो प्रोजेनी इनको मिले, इन्हें वापस इंटर क्रॉस कर दिया F2 जनरेशन ऑब्टेन करने के लिए। He observed that the two genes did not segregate independently of each other, and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are independent. तो भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से तो हमको यही रेशियो मिलना चाहिए था जो कि मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस में मिला था। 4 तरह के फिनोटाइप हमें इस तरह से मिलने चाहिए कि हाँ, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी हैं लेकिन कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी हैं, कुछ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर मॉर्गन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ड्रोसोफिला में इस तरह का क्रॉस कैरी आउट करने पे उन्हें कोई भी नए कॉम्बिनेशंस मिलने के चांसेस कम है, और पुराने पुराने जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं वही ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये वाला रेशियो जो एक मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमें मिलता है वो ऑब्टेन नहीं हुआ, उससे काफ़ी हद तक डिविएट कर गए। Morgan and his group knew that the genes were located on X chromosome. अब इन दोनों ही कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड थी, X क्रोमोसोम पर ही हमको मिलती थी। And saw quickly that when two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. यही बात है कि अगर दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड होती तब तो हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के हिसाब से, जिस तरह मेंडल कहते हैं कि फैक्टर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं और दोनों जीन्स का आपस में कोई नाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही जीन्स जिनको हम डाईहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्जर्व कर रहे हैं वो दोनों जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर बैठी हुई हैं। तो ऐसे में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ हमारा टूट जाता है, क्योंकि इन दोनों जीन्स को अब आपस में लेना देना है। इन दोनों के बीच में एक ऐसी फिजिकल एसोसिएशन बन गई है जो उनके अलग होने के चांसेस को कम कर देती है।
सो द प्रपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस वर मच हायर। पेरेंट्स में हमको जो कॉम्बिनेशन मिलता है वही हमको आगे प्रोजेनी में भी ज़्यादा मिलेगा अगर दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं, और नए नए कॉम्बिनेशन जनरेट होने की, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस जनरेट होने की, रिकॉम्बिनेशन होने के चांस हो जाते हैं कम। Morgan attributed this to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combinations. तो यानी जब एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन्स लोकेटेड होती हैं तो उनके अलग होने के चांस कम हो जाते हैं, उनके बीच में एक एसोसिएशन बन जाता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ में तो हमने पढ़ा कि दोनों जीन्स अलग अलग हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती हैं, आपस में इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर जब पास पास में वो लोकेटेड होती हैं तो उनके बीच में हो जाती है लिंकेज, और लिंकेज से हमारा यही मतलब है कि उनके बीच में एक फिजिकल एसोसिएशन अब बन गई है जो कि रिकॉम्बिनेशन को रोक देगी। जैसे हमारे येलो कलर में हमको रिंकल्ड शेप भी मिल रही थी, ग्रीन कलर में हमको राउंड शेप भी मिल रही थी, लेकिन अब ऐसे नए नए कॉम्बिनेशन का बनना जो कि पेरेंट्स में नहीं थे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लिंकेज के कारण। तो इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। जो नए नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमको नजर आते हैं आने वाली जनरेशन्स में, लेकिन लिंकेज की वजह से इसका चांस घट जाता है। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, that is, they showed very low recombination. अब एक ही क्रोमोसोम पर भले ही लोकेटेड हो, अगर एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, हो सकता है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करें, लेकिन वो आपस में जितनी करीब होंगी, उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा, उनकी लिंकेज उतनी ही टाइट हो जाएगी, उनके अलग होने का चांस उतना ही कम हो जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिल्कुल शो नहीं कर पाएंगी, और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही घटती चली जाएगी। तो आप समझ गए, जीन्स आपस में जितनी दूर दूर होंगी उतने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि उनके बीच में लिंकेज नहीं है। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर है, हो सकता है लूज लिंकेज शो कर रही हो, तो हाँ, हमारा जो 9:3:3:1 है, ये वाला रेशियो तो हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक रिकॉम्बिनेशन होता रहेगा। लेकिन जीन्स अगर एक दूसरे के बिल्कुल ही पास आ गई, उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, तब तो समझ लो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन तभी हो पाता है जब जीन्स एक दूसरे से अलग होंगी, तभी हमारी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड हो, उसमें भी अगर बहुत पास होंगी तो टाइटली लिंक्ड, और थोड़ा दूर होंगी तो लूजली लिंक्ड, इस तरह की जीन्स हो सकती हैं। अदर्स वर लूजली लिंक्ड एंड शो हायर रिकॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से हमने ड्रोसोफिला के क्रॉस की बात की, तो उसमें ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड, और इसमें सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन इनको मिला। वहीं व्हाइट और मिनिएचर विंग, ये भी दो लिंक्ड जीन्स हैं, लेकिन यहाँ पर 37.2% रिकॉम्बिनेशन मिलता है। His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. मैपिंग कैसे कर पाए? जीन्स कहाँ लोकेटेड है? क्रोमोसोम्स में। अब अगर जीन्स बहुत पास में होती हैं तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, आगे की जनरेशन्स में नए जीन कॉम्बिनेशंस कम जनरेट होते हैं। तो इसी से उन्होंने अंदाज़ा लगाया, हमारी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करके एल्फ्रेड स्टर्टवेंट ने अंदाज़ा लगाया कि भाई समझ लो कि फ्रीक्वेंसी जितनी कम है, रिकॉम्बिनेंट्स जितने कम है, जीन्स उतनी ही पास पास है, उनके बीच का डिस्टेंस भी उतना कम है, और रिकॉम्बिनेंट जितने जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, समझ लो कि दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है, लिंकेज उतनी ही लूज होती है। तो इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट करके उन्होंने जेनेटिक मैप्स बनाने की कोशिश की, एंड टुडे जेनेटिक मैप्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ starting point in the sequencing of whole genome, and was done in the human genome sequencing project, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो लिंकेज के कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं, एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ऑपोजिट है, रिकॉम्बिनेशन का ऑपोजिट है। जहां पर भी लिंकेज होगी, यानी दोनों जीन्स का आपस में एक रिश्ता बन गया है, अब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रही, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला रेशियो हमको नहीं मिल पाएगा और रिकॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के हमने देखा कि मेंडल ने हमको 3 लॉज दिए थे पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने एग्जाम्पल के साथ देखा कि कहाँ कहाँ पर टूट गया, क्योंकि उन्होंने सिंपल सी बात कही थी कि हमारे पास एलील का एक पेयर होगा, फैक्टर्स का एक पेयर होगा, उन दोनों में से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा।
नेचर में हमेशा ऐसा नहीं होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काफ़ी हद तक हमेशा बना रहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नहीं टूटता, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी जैसे ही लिंकेज हुई वहीं पर टूट गया। और इसी तरह से मेंडल ने जो बातें कही थी उसके एक दो और भी एक्सेप्शंस हैं जो हमको देखने को मिलते हैं, और एग्जाम्पल के साथ इनके बारे में भी चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और ये जाहिर सी बात है, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया, उन्होंने तो सिर्फ पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए। दुनिया भर में इतनी सारी लाखों स्पीशीज हैं, सभी के बारे में तो वो नहीं जानते थे। और इनहेरिटेंस के लॉज के बारे में, इनहेरिटेंस किस हिसाब से होती है, किन रूल्स के अकॉर्डिंग होती है, वो जानने की कोशिश कर रहे थे। तो वो एक पहला स्टेप था, इसीलिए उन्होंने थोड़ी सिंप्लीफाइड बातें कही, सिंपल से रूल्स बताए। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि पहला स्टेप है तो सिंपल ही होगा। आगे कॉम्प्लिकेटेड फेनोमेना को समझने के लिए पहले हमें बेसिक रूल्स, सिंपल चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि मेंडल की कही हुई बातों से आगे हमारे पास इनहेरिटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या एस्पेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो कि मेंडल की कही हुई बात से थोड़ा सा हटके है। मेंडल ने क्या बोला था कि कोई एक कैरेक्टर है, वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर्स के पेयर के कंट्रोल में होगा, यानी कोई एक जीन किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम क्या देखते हैं कि कोई एक कैरेक्टर एक नहीं बल्कि कई सारे जीन्स के कंट्रोल में है, कई सारे पेयर्ड फैक्टर्स हैं जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। और ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि मेंडल ने लिए थे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसमें दो ही ऑप्शन थे। लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि ज़्यादातर ट्रेड्स हम ऐसे देखते हैं जिनमें हमारे पास केवल दो नहीं बल्कि कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक रेंज होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स की हाइट की हमने बात की, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 फुट और 6 फुट के ह्यूमन बींग्स होते हैं, बीच में उनकी हाइट कहीं पे भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। उसी तरह से ह्यूमन बींग्स के स्किन कलर की अगर बात करोगे तो इसमें भी ऐसे नहीं है कि दो ही ऑप्शन है, या तो बिल्कुल ही गोरे होंगे या बिल्कुल ही काले होंगे। कुछ गेहुए कलर के भी हो सकते हैं, कुछ सांवले लोग भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह का स्किन कलर हमको मिलता है। और इस तरह का जो एक ग्रेडियंट में फैला हुआ कंटिन्यूअस ट्रेट होता है वो कभी भी किसी एक जीन के कंट्रोल में हो इसका चांस कम रहता है, क्योंकि एक जीन के दो फैक्टर्स इतने सारे अलग अलग फिनोटाइप कैसे प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में जान लेते हैं। Mendel's studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms, such as flower color, which is either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence, and they are spread across a gradient. For example, in humans, we don't just have tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible heights. Such traits are generally controlled by 3 or more genes and are thus called polygenic traits. तो इनकी inheritance किसी एक जीन पेयर के नहीं, किसी एक एलील पेयर के नहीं, बल्कि 2, 3 या उससे ज़्यादा जीन्स के कंट्रोल में होती है। Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. Human skin color is another classical example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. That is, the effect of each allele is additive. इस बात को समझेंगे ह्यूमन स्किन कलर के एग्जाम्पल के साथ। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम देयर आर 3 जीन्स A, B, C। हमारे पास 3 जीन है जो ह्यूमन बीइंग्स में स्किन कलर को कंट्रोल करती है, जिसमें कैपिटल A, B, C हमारे डोमिनेंट हो गए और स्मॉल a, b, c हमारे रिसेसिव एलील हो गए इसके। तो यहाँ मान के चलो कि कैपिटल वाले जो डोमिनेंट वाले हमारे एलील हैं वो स्किन कलर को डार्क बनाते हैं, जबकि जो रिसेसिव वाले एलील हैं वो स्किन कलर को लाइट बनाते हैं, लाइट की तरफ ले जाते हैं स्किन टोन को। द जीनोटाइप विद ऑल द डोमिनेंट एलील्स, जिसमें 2 कैपिटल A, 2 कैपिटल B और 2 कैपिटल C है, सारे के सारे डोमिनेंट एलील्स हैं, ऐसे पर्सन का स्किन कलर डार्केस्ट होगा। और जिसके पास सारी की सारी रिसेसिव एलील हों, छोटे 2 A, छोटे ही 2 B, छोटे 2 C, ऐसे जीनोटाइप वाले पर्सन का स्किन कलर सबसे लाइट होगा। As expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate skin color. तो अब सारे डोमिनेंट हो जाएंगे तो स्किन कलर डार्केस्ट हो जाएगा, सारे रिसेसिव हो जाएंगे तो स्किन कलर लाइटेस्ट हो जाएगा, और इसके बीच में हमको जो भी जीनोटाइप मिल रहे हैं वो जीनोटाइप अलग अलग तरह का स्किन कलर इन दोनों लाइटेस्ट और डार्केस्ट के बीच के कई सारे मिडल में जो फिनोटाइप्स हमें मिलेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे। In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin of an individual. तो यहाँ पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में हमें यही समझना है कि मेंडल ने तो कंट्रास्टिंग ट्रेट की बात की थी जिसमें 2 ही चॉइस हमारे पास में होती थी, यानी ये डिसकंटिन्यूअस ट्रेट थे। लेकिन हम अगर अपने केस में देखें या बाकी ऑर्गेनिजम्स के केस में भी देखें तो ऐसे ट्रेट हमको कम मिलते हैं, ज़्यादातर ऐसे ट्रेट होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, और इसीलिए इनकी इनहेरिटेंस 3 या उससे ज़्यादा जीन पेयर्स के कंट्रोल में होती है, जैसा कि ह्यूमन स्किन कलर में हम देखते हैं।
अच्छा, अब मेंडल की कही हुई बात का हमारे पास एक और भी एक्सेप्शन है। मेंडल ने क्या बोला कि कोई एक कैरेक्टर है तो एक जीन के कंट्रोल में होगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हम देख रहे हैं कि एक ही कैरेक्टर कई जीन्स के कंट्रोल में है। इसका उल्टा अगर हम देखें तो ऐसा भी नेचर में हमें देखने को मिलता है कि एक ही जीन कई सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस कर रही है, यानी एक ही जीन एक ऑर्गेनिज्म में कई सारे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस कर रही है। चलो एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। इस फेनोमेना को प्लियोट्रोपी कहा जाता है। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप और ट्रेट। हमारे पास अगर जो टी जीन थी जो हम लेके चल रहे थे वो क्या कंट्रोल कर रही थी? केवल प्लांट की हाइट। अगर हम अपनी आर जीन की बात करें, वो हमारी मटर के दाने के शेप को कंट्रोल कर रही थी। अगर वाई जीन की बात करें, उसके कलर को कंट्रोल कर रही थी। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जीन्स का एक्सप्रेशन इतना सरल नहीं होता है और एक ही जीन, एक ही एलील पेयर ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को कई तरह से अफेक्ट कर सकता है। There are instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions. Such a gene is called a pleiotropic gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolic pathways which contribute towards different phenotypes. An example of this is the disease phenylketonuria. Phenylketonuria एक genetic disorder है. It occurs in humans and is caused by a mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase. तो एक सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से, एक जीन में आने वाले डिफेक्ट की वजह से ये एंजाइम शरीर में नहीं बन पाता है। तो देखा जाए तो एक जीन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है? वो एंजाइम बनाती थी और अब इसमें आने वाले डिफेक्ट के कारण ये एंजाइम नहीं बन पाएगा। लेकिन असल में जिस पर्सन के पास ये डिफेक्टिव जीन होती है उसके फिनोटाइप में ये एंजाइम ना बनने के कारण और भी कई सारे इफेक्ट्स और भी कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमको देखने को मिलते हैं। जीन का तो यही मतलब था कि अगर वो होगी तो एंजाइम बनवा देगी, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी तो एंजाइम नहीं बनेगा। लेकिन और हमें इसमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिले? एंजाइम तो नहीं बना, बट दिस ऑल्सो मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन। तो इस एक एंजाइम के ना होने के कारण बॉडी में जो मेटाबॉलिक पाथवेज थे, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस थी, वो इतने डिफरेंट टाइप से डिस्टर्ब हुई कि और कई तरह के सिम्टम्स हमको इस जीन के देखने को मिले। क्या मिला? हमारा जो एंजाइम था एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कन्वर्ट करने के लिए, उसका ब्रेकडाउन करने के लिए ज़रूरी होता है। अब उस अमीनो एसिड का तो हम ब्रेकडाउन कर नहीं पा रहे हैं, और जब नहीं कर पा रहे तो वो अमीनो एसिड, वो सब्सटेंस हार्मफुल डेरिवेटिव्स के रूप में हमारे शरीर में इकट्ठा होता रहता है। अब ये जाके जब इकट्ठे हो जाते हैं, अक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्रेन में, तो इसी डिसऑर्डर की वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाती है। तो देखो, एक ही जीन थी, एक एंजाइम बनाना था उसको, लेकिन वो एंजाइम जब नहीं बना पाई तो इस डिफेक्टिव जीन के कारण, एक सिंगल जीन के कारण, ना सिर्फ हमारे मेटाबॉलिक एरर आ रहा है, ना सिर्फ उस एंजाइम की एब्सेंस हो गई है, लेकिन साथ ही साथ मेंटल रिटार्डेशन भी हमें देखने को मिल रही है। तो यार, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और प्लियोट्रोपी के बारे में पढ़ने के बाद फाइनली मेंडल ने इनहेरिटेंस के क्या क्या लॉज दिए और ये लॉज कहाँ कहाँ पर टूट गए, इनका एक्सेप्शन हमें कहाँ मिला, ये सारी चीज़ें हम समझ गए। अब हमारे पास इस चैप्टर में जो मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स थे, जो कॉम्प्लिकेटेड बातें थी, वो हो गई हैं ख़त्म। अब हमारे पास 2-3 सिंपल सी चीज़ें बची हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में अब हमको बात करनी है। तो चलो नेक्स्ट टाइम इन्हीं टॉपिक्स को लेकर मिलते हैं। अभी के लिए एनसीईआरटी बुक से सेल्फ स्टडी करते रहो और हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।